पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया गया है। इसको आप पहले समझिए इसमें क्या कहा गया है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया है, हालांकि हम लोग बनाए थे उसको, यदि आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या है इसमें जरा देखिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है 6वें नंबर में। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके ये बताइए कि क्या इन चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यदि कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, रीजन भी देना है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये भी हमको इसमें रीजन देना है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग 6 नंबर का पहला सॉल्व कर लेते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब मालूम है आपको, जिसका 4 साइड हो, है ना, और उसमें भी कुछ खासियत होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू किया जाए थोड़ा। 6 नंबर का पहला आप लोग लिख लीजिए। इसका पॉइंट बताइए हमको पहले क्या है। पॉइंट सा क्या क्या है? -1 -2, उसके बाद 1 और 0, उसके बाद -1 और 2, उसके बाद -3 और 0। चलिए ये हमारे पास 4 पॉइंट है। आप पहले ही यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। आप पहले ही यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला। एज्यूम कर लीजिए आप पहले ही। ठीक है ना। इसका आप कुछ नाम दे दो, जैसे इसका नाम दे दो आप A, B, C और D। A को आप मान लो ये वाला पहला -1 और -2। B को आप मान लो क्या 1 और 0। C को मान लो -1 और 2, और D को आप मान लीजिए -3 और 0। इस तरीके से। हालांकि हमको मालूम नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं होगा, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा है, मतलब 4 साइड, तो आप पहले ही ज्यूम कर लो कि हाँ ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और 4 पॉइंट है, तो चारों का हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इससे होता क्या है ना, बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करने जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको साबित करना है कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे A और B के लिए। तो आपके पास केवल माइंड में 2 पॉइंट होना चाहिए, एक ये और एक ये। तो क्या इन दोनों पॉइंट को देखते हुए, A और B को देखते हुए, आप मान लीजिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तो क्या इन दोनों को देखते हुए आप बता सकते हैं x1 का वैल्यू, x2 का, y1 का और y2 का। बताइए तो जरा। x1 का -1, उसके बाद 1, उसके बाद y1 का -2, y2 का 0। इस तरीके से हमने इसको पहला पॉइंट माना, इसको दूसरा पॉइंट माना, इसका हमने यहाँ पे वैल्यू में लिख दिया। अब हम लोग AB का क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। x2 का मतलब 1 माइनस x1 का मतलब -1, तो इसका पूरा स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 0 माइनस y1 का मतलब -2, इसका पूरा स्क्वायर। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आ जाइए। इसका आप करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस, इसको आप करेंगे 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। आगे और सॉल्व किया जाए इसको, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस इसका भी हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया √8 यूनिट्स। हालांकि इसको और सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। इसका कितना आएगा 2√2 आएगा, लेकिन आप फिलहाल अभी इसको इतना करके छोड़ सकते हैं। अब आ जाइए आप किस पे, अब आप आइए AB आपने निकाल दिया। अब आप आइए किस पे, B और C पे आइए। ठीक है ना। चलिए B और C के लिए काम करते हैं। तो क्या B और C को देखते हुए x1, x2, y1 और y2 का वैल्यू बता सकते हैं। B और C को देखते हुए, तो आप मान लो ये हमारा पहला पॉइंट और ये हमारा दूसरा पॉइंट, तो इस दोनों को देखते हुए हमारा x1 क्या होगा, नहीं आप देखो B और C को देखना है, तो ये हमारा पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट,
तो x1 का वैल्यू 1, x2 का -1, y1 का 0, y2 का 2, BC का निकाल रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग BC लिख देंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब -1 माइनस x1 का मतलब 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 2 माइनस y1 का मतलब 0 इसका स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 4 और ये 4, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 8 यूनिट्स। तो इसका भी हमारा रूट अंडर 8 यूनिट आया। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी आप निकालिए। चलिए सी डी को थोड़ा सा यहाँ पे निकाल दिया जाए। सी डी के लिए ना यहाँ पे काम कर लेते हैं, x1 x2 y1 और y2। देखिए ध्यान से, अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं किसका, सी और डी के लिए। तो सी को आप पहला पॉइंट मान लो और डी को आप दूसरा पॉइंट मान लो, ठीक है ना। तो आप सी को पहला पॉइंट मान रहे हैं, तो x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -3, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 0। तो सी डी का निकाल रहे हैं, तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, x2 का वैल्यू कितना, -3 माइनस x1 का -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का 2 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा -3 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। इसका आ जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8 यूनिट्स। चलिए आपने सी और डी का भी काम कर लिया, अब आप करो ए और डी का। इसका आप काम कर लो ए और डी का, तो आप ए को पहला पॉइंट मान लो, इसको आप दूसरा पॉइंट मान लो। तो बताइए इसको देखते हुए x1 का वैल्यू, x2 का, y1 का और y2 का। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, x2 का -3, y1 का -2 और y2 का 0। इस तरीके से हमने लिख दिया वैल्यू इसका, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। अब आप निकाल रहे हैं एडी का, तो एडी का आप डिस्टेंस निकाल लो। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब यहाँ पे -3, बस वैल्यू पुट करते जाइए, और -1 प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का -2 स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केवल 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8 यूनिट्स। अब देखिए, अब बहुत सारे आप में से बच्चे क्या करेंगे, चारों साइड आपने निकाल लिया और चारों का वैल्यू कितना आया, इसका आया रूट अंडर 8, इसका भी आया रूट अंडर 8, इसका भी आया रूट अंडर 8 और इसका भी आया हमारा रूट अंडर 8। अब इतना ही देखते हुए बहुत सारे बच्चे क्या बोल देंगे कि सर ये हमारा एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गया। नहीं, चारों साइड तो हमारा रोम्बस का भी इक्वल होता है, तो क्या ये स्क्वायर और रोम्बस दोनों है? नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अब आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चारों साइड इक्वल है तो हो सकता है कि रोम्बस भी हो जाए, स्क्वायर भी हो जाए। तो अब रोम्बस एक स्क्वायर, इसको पता करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका डायगोनल। और याद रखिएगा, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होते हैं
लेकिन रोम्बस का डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा स्क्वायर इस प्रकार का होता है, कोई भी देख के बोलेगा कि हाँ इसका डायगोनल थोड़ा सा लगभग बराबर दिखने में लग रहा है। रोम्बस हमारा कुछ इस प्रकार के शेप का होता है। क्या इसका डायगोनल आप बोल सकते हैं कि इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये वाला जो है ना हमारा थोड़ा सा लंबा होता है, ये थोड़ा सा छोटा वाला होता है। तो लेकिन दोनों का साइड सारा सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग केवल ये देख के नहीं बोल सकते हैं कि √8 सभी का वैल्यू आ गया तो ये हमारा स्क्वायर कहलाएगा, नहीं। इसके लिए आपको इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल हमारा यहाँ पे दो है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा डायगोनल है। इसका मतलब है कि अब आपको निकालना है ए और सी और बी और डी। तो सबसे पहले निकालते हैं किसके लिए? ए और सी के लिए। तो ए और सी हम लोग निकालने जाएंगे तो आपके सामने में यानी कि आपके माइंड में केवल ये पॉइंट और ये पॉइंट होना चाहिए। तो इन दोनों को देखते हुए बताइए आप x1 का यहाँ पे आप आगे लिखिए नाउ x1 x2 y1 और y2। जरा वैल्यू बताइए तो x1 का कितना होगा? -1, x2 का ये भी -1, y1 का -2 और y2 का केवल 2। तो इस तरीके से हमने a और c का वैल्यू लिख दिया। अब आप यहाँ पे a और c का वैल्यू निकाल लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस x1 का वैल्यू भी हमारे पास -1 ही है, प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस y1 का वैल्यू -2 है। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आएगा -1 इसका स्क्वायर प्लस इसमें आ जाइए, ये हमारा आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जरा देख लीजिए ये हमारा दोनों जीरो हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 4 का, ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, 4 4 जा 16 और ये हमारा बाहर निकलेगा तो 4 यूनिट्स। ये हमारा अभी डायगोनल केवल किसका निकला? AC का। एक हमारा डायगोनल इसमें और बच रहा है, कौन सा? BD। अब BD को देखते हुए बताइए इसका वैल्यू जरा, x1 का, x2 का, y1 का और y2 का। अब आपके माइंड में केवल B वाला पॉइंट और D वाला होना चाहिए। तो आप मान लो ये हमारा पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो इस हिसाब से हमारा x1 का वैल्यू 1 होगा, x2 का वैल्यू हमारा -3 होगा, y1 का 0 और y2 का ये भी 0। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आप BD का वैल्यू निकालिए। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब यहाँ पे हमारे पास -3 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 0 और इसका भी हमारा 0 स्क्वायर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है 0 - 0 का। तो ये हमारा -4 का स्क्वायर मतलब कि 16 यानी कि 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे बताइए, अब जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझिएगा ध्यान से। 4 यूनिट्स और 4 यूनिट्स, इस स्क्वायर का जो हमने यहाँ पे माना था ये वाला डायग्राम, इसका चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो ये हमारा खासियत होता है कि इसका स्क्वायर का, स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स इट इज ये कौन सा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का? स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप सबसे पहले कहाँ से कहाँ लिखिएगा बता देते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर में डायग्राम दीजिए, फिर ये लिखिए हमारा AB के लिए, फिर ये हमारा काम है किसके लिए? BC के लिए, फिर ये हमारा पूरा काम है किसके लिए? CD के लिए। उसके बाद ये काम है हमारा AD के लिए पूरा का पूरा यहाँ तक। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से काम चालू हो रहा है किसका? डायगोनल के लिए। तो डायगोनल के लिए ये हो गया और ये हमारा एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पे अब आप नीचे में लिखेंगे हियर AB equals to BC, BC is equals to CD, CD equals to DA. Also AC is equals to BD. तो hence ABCD is a स्क्वायर। तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, बस हो गया।
मतलब कि चारों साइड भी इक्वल है और ये हमारा डायगोनल भी इक्वल है, तो इट इज अ स्क्वायर। कोई डाउट अब इसमें? तो इस तरीके का सवाल आपका ऐसा ही बनेगा। आगे बढ़ा जाए, चलो अब इसका सेकेंड नंबर देख लिया जाए। सेकेंड नंबर इसका, ये भी हमारा सेकेंड नंबर भी इसी प्रकार से बनेगा। इसको मिटा दे, 6 का सेकेंड। इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होना चाहिए, बस आपको अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल का जो फिगर है उसका कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, बस उसके बाद आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा। अच्छा, एक हम यहाँ पे ना आपको 2 मिनट रोक के क्वाड्रिलेटरल के सारे प्रॉपर्टी को बता देते हैं, ठीक है ना, बस 2 मिनट का काम है, ताकि इस प्रकार का सवाल कई बार ना स्क्वायर के बदले में रेक्टेंगल दे देगा, पैरेललोग्राम दे देगा, रोम्बस दे देगा, काइट दे देगा, ट्रेपीजियम दे देगा। तो इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है उसको आप जान लीजिए, ताकि इस प्रकार का सवाल ना स्क्वायर से अलावा, स्क्वायर के अलावा क्या हमेशा स्क्वायर देगा? नहीं, कुछ भी दे सकता है। यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा तो आप बता देंगे कि हाँ ये हमारा ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। चलिए आप एक काम कीजिए, पहले वाले को आपने लिख लिया, सेकेंड वाला अभी फिलहाल रुक जाइए, उसको 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 बनाएंगे, लेकिन पहले ना आप कुछ बातें लिख लीजिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हालांकि हमको क्लास शुरू करने से पहले बता देना चाहिए था आज, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, अभी भी ज़्यादा देर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वो फिगर हमारा जिसके पास कितने साइड हो? 4 साइड्स हो। 3 साइड वाले को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैनो और 10 को डेका, डेकागोन इस तरीके से हम लोग कहते हैं। लेकिन हमको उतना से मतलब नहीं है, बस हमको क्वाड्रिलेटरल से मतलब है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वो फिगर जिसके पास क्या हो? 4 साइड हो। तो 4 साइड वाले हमारे पास अलग अलग प्रकार के फिगर हैं। क्या है देखिए, वो हमारा कौन कौन सा फिगर है? सबसे पहला आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला हमारा क्वाड्रिलेटरल में आता है काइट, और काइट हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए जरा, होता है ना काइट इस प्रकार का, तो ये हमारा काइट है सबसे पहला। और इसका कुछ खूबी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर बार परेशान करेगा ये चीज़। ABCD, काइट का खासियत ये है कि ये वाला साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड इसके बराबर होता है। एक बात और यहाँ पे आप जान लीजिए, इसका जो डायगोनल होगा ये वाला और ये एक ये वाला, क्या दोनों डायगोनल आपस में इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस पे आप बता दोगे, डायग्राम आप बना लीजिएगा, लेकिन ठीक है यहाँ से देख के ही बताया। अच्छा एक बात और, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या अलग अलग प्रॉपर्टी को जरूरत है? नहीं, बस 2 प्रॉपर्टी आप याद रखिए, साइड वाले और डायगोनल वाले। हर एक फिगर का आपको यदि साइड का प्रॉपर्टी और डायगोनल का प्रॉपर्टी मालूम है तो आराम से हमारा सवाल इस प्रकार का बन जाएगा। तो काइट में आपने ये सीखा कि ये वाला साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड इसके बराबर होता है, और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। ये तो कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ इसका डायगोनल इक्वल नहीं है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये हमारा काइट के बारे में हो गया। काइट के बाद आ जाइए दूसरे नंबर के फिगर पे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, पढ़ा आपने? बिल्कुल। इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, एक बात बताइए, आप ही बताइए जरा, क्या ये वाला साइड ये वाला बराबर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, तो नहीं होंगे बराबर, लेकिन ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा इक्वल होता है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये वाला साइड इसके बराबर होते हैं और इसके डायगोनल आपस में, हालांकि इसमें ना डायगोनल तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, क्या इसके डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, हाँ या ना? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला और ये वाला हमारा बिल्कुल बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, लेकिन क्या ये और ये साइड जब हमारा बराबर है तो क्या इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे? डायगोनल इसका इक्वल ही होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। देखो दोनों देखने में भी सेम लग रहा है, तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए फिर, इसके बाद हमारा आता है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम हमारा, उसके बाद ये हमारा ट्रेपीजियम था, और ये हमारा काइट था। इसको लिख लीजिए, फिर पैरेललोग्राम बताते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए, पैरेललोग्राम का डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। पैरेललोग्राम में जैसे मान लीजिए कि यदि हमारा ये नाम, इसका नाम आप कर लो ए, बी, सी और डी। पैरेललोग्राम में ए, बी, सी, डी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला हमारा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और इसके डायगोनल क्या इक्वल होंगे, आप जरा खुद देख के बताइए। एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा, क्या इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए आप थोड़ा सा और आगे, स्क्वायर के बारे में अब आइए आप। स्क्वायर का तो आपको मालूम ही है पूरा चीज, स्क्वायर के बारे में मालूम होगा आपको। ए, बी, सी, डी सब साइड आपस में इक्वल होंगे और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा खासियत हो गया स्क्वायर के बारे में। उसके बाद आ जाइए आप स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल में, सॉरी रोम्बस में आइए। पहले रोम्बस में आइए। रोम्बस हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है, याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इसका खासियत ये है ना, जैसे ए, बी, सी और डी है, इसका खासियत है कि सारा साइड बराबर होगा स्क्वायर के जैसा, लेकिन क्या इसके डायगोनल इक्वल है? बताइए पहले। नहीं इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा वाला है और ये बहुत ही छोटा वाला है, तो ये इसमें होता है। उसके बाद अब आ जाइए आप लास्ट वाले में। लास्ट वाला हमारा है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए? रेक्टेंगल लास्ट हमारा है, और रेक्टेंगल तो आपको मालूम ही है, बड़ा बेसिक सा डायग्राम है। रेक्टेंगल में ए, बी, सी और डी, रेक्टेंगल में ये साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड इसके बराबर होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल होते हैं ना, वो दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं, याद रखेगा इस बात को। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा जायजा हमने आपको दे दिया इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है ना। हालांकि हमको ना ट्रेपीजियम के डायगोनल में कंफ्यूजन है, इसका बराबर होता है कि नहीं। कोई बात नहीं, एक बार इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। ट्रेपीजियम में थोड़ा बहुत अभी हम 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें डाउट है। कोई बात नहीं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा अलग अलग प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आपके पास सवाल आएगा तो आप आराम से आप बता देंगे। आगे बढ़ा जाए। अब एक बार फटाक से रिवाइज करवा दें, क्या है? काइट में ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ट्रेपीजियम में ये साइड इसके बराबर, लेकिन ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका डायगोनल मेरे हिसाब से बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिएगा अपने बुक में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें डाउट है हमको, इसलिए हम थोड़ा सा भी यहाँ पे अपने आप को बचा के चल रहे हैं। क्योंकि डाउट है तो थोड़ा सा हम ये नहीं कह सकते कि 100% हाँ इसका बराबर ही होता होगा, हमको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक ही बार में इसको बता देना थोड़ा सा तो डाउट होना ही चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम देख के बता देंगे। इसका डायगोनल के लिए आप अभी रुक जाइए, लेकिन अभी फिलहाल मान के चलिए बराबर होता है मेरे हिसाब से। उसके बाद पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप डायग्राम भी देख लेना, थोड़ा सा तिरछा बनता है तो बराबर नहीं होगा। स्क्वायर में सारा साइड बराबर और दोनों डायगोनल भी इक्वल। रोम्बस में सारा साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल क्या इक्वल होंगे? नहीं, इसमें भी इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे अपोजिट साइड, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। बस ये हमारा खासियत था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। बता दें इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से सवाल हमारा आएगा। और इसमें भी हम बता देते हैं आपको सबसे ज़्यादा सवाल किससे आएगा। सबसे ज़्यादा सवाल आपको आएगा पैरेललोग्राम से, स्क्वायर से, रोम्बस से और रेक्टेंगल से। इन दोनों से सवाल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक भी आपको सवाल देखने को मिलेगा ही नहीं इन दोनों से। यदि कहीं पे मिल जाता तो अच्छा बात है, ठीक है ना। चलिए इतना आप ध्यान में रखिएगा, बिता दें इसको। अब 6 के सेकंड नंबर पे आइए आप। हालांकि ये बात हमको ना थोड़ा सा पहले बता देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आप एक बार ट्रेपीजियम का डायगोनल देख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि हम अगले वाला क्लास में बताना भूल गए तो एक बार कम से कम उसको देख लीजिएगा कि इक्वल होते हैं कि नहीं होते। चलिए अब 6 के सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर का आप हमको बस पॉइंट बता दीजिए क्या क्या है। -3 5, उसके बाद 3 और 1, उसके बाद 0 3, उसके बाद -1 -4। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है सेकंड नंबर में। आप सबसे पहले ना एक स्क्वायर बना के इन सारे पॉइंट को लोकेट कर लो, ठीक है ना। बाद में देखेंगे वाकई में वो स्क्वायर था कि सॉरी वो क्वाड्रिलेटरल था कि नहीं था, बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आप इसका एक अपने मन से इमेजिन करके कुछ भी आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। इसका आप नाम दे दो ए बी सी और डी। ए पॉइंट को आप मान लो -3 और 5, बी को आप मान लो 3 और 1, आप सी को मान लो 0 और 3, और डी को मान लो -1 और -4। इस तरीके से हमारा काम चलेगा। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन अब चालू होता है। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। तो ए और बी को देखते हुए क्या बता सकते हैं इन सब का वैल्यू? बताइए, x1 का वैल्यू कितना, x2 का, y1 का, y2 का 1। वेरी गुड। अब आप ए बी का दूरी निकाल लो, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देख रहे हो आप, हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको लिखते लिखते ना कई बार याद हो जाए बस। x2 का मतलब 3 माइनस x1 का वैल्यू -3 है, प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 5। ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर। ये हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 जा 16। इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, कितना आएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 52। हालांकि इसको और सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व और किया जा सकता है, लेकिन आप फिलहाल अभी इतना करके छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं और ए बी हो गया। बी सी के लिए काम कर लेते हैं। बी और सी को देखते हुए बताइए, x1 का वैल्यू कितना 3, x2 का 0, y1 का 1, y2 का 3। अब निकाल लेते हैं bc का वैल्यू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 है, माइनस x1 का 3 है, प्लस y2 का वैल्यू हमारा 3 है, माइनस y1 का 1 है। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं इसमें है। तो ये हमारा -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9, यहाँ पे 9 प्लस ये हमारा माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा रूट अंडर कितना 13 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा कितना किसका आ गया, BC का आ गया। चलिए अब हम लोग काम करते हैं CD के लिए। CD को देखते हुए आप मान लो ये हमारा पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का, y1 का और y2 का। इसको पहला माना है हमने, तो x1 का 0, x2 का -1। वेरी गुड। y1 का 3, y2 का -4। चलिए इसका निकालते हैं थोड़ा। CD का दूरी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार के सवालों में ना करना बहुत पड़ता है, तो जब भी एग्जाम में आएगा ना इस प्रकार का सवाल आपका, तो 5 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगाना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना भी पड़ता है। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए। x2 का मतलब -1 माइनस x1 का मतलब 0 प्लस y2 का मतलब -4 माइनस y1 का मतलब 3। सॉल्व किया जाए इसको। क्या यहाँ पे हमारा जो -0 कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको आप कर लोगे तो -7 आएगा, -7 का स्क्वायर 49। तो रूट अंडर कितना
50 यूनिट्स। हालांकि इसको और सॉल्व किया जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इतना छोड़ दीजिए, अभी इतना हमको आगे नहीं जाना। अब आप CD का भी आप काम कर चुके हैं, अब आप AD का काम कीजिए, ठीक है ना। तो AD के लिए आप इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको आप दूसरा पॉइंट मान लो। तो इसको अपने पहला पॉइंट माना है, तो इस हिसाब से मेरा x1 x2 y1 और y2 क्या होना चाहिए। आपने इसको पहला माना है, तो x1 -3 x2 y1 5 और y2 -4, ठीक है ना। चलिए AD का हम निकाल रहे थे, AD निकालिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब हमारा -1 है, माइनस x1 का मतलब -3, सॉरी प्लस y2 का मतलब -4 माइनस y1 का मतलब 5। ये हमारा आएगा -1 माइनस माइनस +3। ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 + 81 यानी कि रूट अंडर कितना होगा हमारा 85 यूनिट्स। चलिए अब आपने क्या किया, A B C D और AD आपने सारा साइड निकाल लिया। इतना से केवल काम चलेगा क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है, इसका डायगोनल भी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो A और C निकालेंगे और B और D निकालेंगे। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, सबसे पहले AC का काम कर लेते हैं। तो AC का हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले आप इसको पहला पॉइंट मानिए और इसको दूसरा पॉइंट मानिए। तो पहला पॉइंट यदि आप इसको मान रहे हैं तो x1 का वैल्यू हमारा -3 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, मिलाते हुए चलिएगा, y1 का वैल्यू 5 हो जाएगा और y2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो AC निकाल रहे थे हम लोग, तो AC लिखिए यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किया जाए, x2 का मतलब 0 माइनस x1 का मतलब -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हमारा 3 है, y1 का मतलब 5। 0 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस माइनस हमारा प्लस 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 13 यूनिट्स, ठीक है। AC आपने काम कर लिया, अब आप काम करोगे इसका B और D का। तो B और D के लिए इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो पहला इसको आपने माना तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और y2 का वैल्यू -4। चलिए इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, B और D के लिए। तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए बस, x2 का मतलब -1 माइनस x1 का मतलब 3 प्लस y2 का मतलब -4 y1 का मतलब 1। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की एक हाथ में 1 2 1 3 1 4 41, हाँ रूट अंडर 41 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप देखो, आपने चारों साइड भी निकाला, आपने दोनों डायगोनल भी निकाला। चलिए कहाँ कहाँ पे आपने क्या निकाला उसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला साइड रूट अंडर 52 आया, इसके बाद हमारा रूट अंडर 13 आया, उसके बाद हमारा दूसरा साइड रूट अंडर 50 आया, उसके बाद हमारा रूट अंडर 85 आया। ये चारों साइड हो गया और दोनों डायगोनल कितना आया रूट अंडर 13 और रूट अंडर 41। देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का चारों का चारों साइड भी अलग अलग है और दोनों डायगोनल भी अलग है। तो ऐसा किस वाले क्वाड्रिलेटरल में होता है, जरा आप पन्ना पलटिए, किसी में नहीं होता ऐसा। मतलब कि चारों साइड हमारा अलग अलग हो, डायगोनल भी दोनों अलग हो, ऐसा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता है।
इट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट दिया गया था, तो क्या ये हमारा पॉइंट है? नहीं पॉइंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, सिंपल सा लिख दीजिए आप, बात खत्म। हैंड्स, यहाँ पे आप ऐसे लिखो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी, और सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी। ऑल्सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो सो नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत। तो कई बार सवाल ना इस प्रकार का भी आ जाता है, आपको लगेगा कि भाई जब सवाल दिया है तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा तभी दिया है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होगा कि आपका इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा होगा और आपको ये सवाल दे दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो इसका ना क्वेश्चन नंबर 3 हम सोच रहे हैं कि आपको होमवर्क दे दें, और क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ना थोड़ा सा हिंट सुन लीजिए। 6 का तीसरा वाला नंबर, 6 के तीसरे वाले नंबर में जो आप बनाएंगे, आप पहले क्या करना, इस प्रकार का एक रैंडमली एक डायग्राम बना लो, ए बी सी पॉइंट आप बना लो, उसका डायगोनल भी खींच दो। इसमें आप गौर करेंगे कि अपोजिट साइड जो होंगे ना वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला साइड इसके बराबर आएगा और ये वाला साइड इसके बराबर आएगा। थर्ड नंबर का बता रहे हैं, तो अपोजिट साइड उसमें इक्वल आएंगे, लेकिन उसका डायगोनल जो है ना वो इक्वल नहीं आएगा। तो बताइए ऐसा वाला हमारा किस में होता है, मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा किस में होता है? पैरेललोग्राम में होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम है। तो इसको किससे बनाना मालूम चल गया। चलिए तो हम ये आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग इसको 6 नंबर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं 7 नंबर, ठीक है ना। इसमें 3 सवाल था, 2 हमने बता दिया, एक आपके लिए होमवर्क है। 7 नंबर का आप सवाल लिख लीजिए पहले। 7 नंबर में क्या करना है देखा जाए थोड़ा। हेडिंग डालिए 7 नंबर का सॉल्यूशन। 7वां नंबर क्या कहा गया, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये पॉइंट और ये पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ समझिए। सॉल्यूशन 7 आप इसको ऐसे समझो, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है दोनों बराबर दूरी पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है और 2 पॉइंट दिया गया है ना, तो एक पॉइंट हमारा ए मान लेते हैं, दूसरे को हम लोग बी मान लेते हैं। बताइए पहला क्या पॉइंट दिया गया है, 2 और -5, दूसरा क्या दिया गया है, -2 और 9 दिया गया है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे हमारा 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और ये हमारा एक ये वाला पॉइंट। तो हमको इसमें ना एक तीसरा पॉइंट पता करना है जो कि क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब कि दोनों बराबर दूरी पे होगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो है ना ये वाला पॉइंट क्या है, P है। और यहाँ पे ना अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप एज्यूम कर लो कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तो तीसरा पॉइंट हमको पता करना है किस पे, इसी एक्स एक्सिस पे, जो कि क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से उतना ही दूरी होगा जितना कि इसका इससे दूरी होगा। इसका मतलब कि AP जो है वो PB के बराबर होगा। तो अब जरा बताइए, जब हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमने बताया था आपको। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका क्या होगा, और जब कोई केवल वाई एक्सिस पे रखा हुआ हो तो उसका क्या होगा। याद कीजिए सबसे पहला वाला क्लास इंट्रोडक्शन, हमने कहा था कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे केवल हो तो उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स और 0, और यदि कोई पॉइंट वाई पे होता है तो उसका क्या होता है
0 और y होता है। आप इसको याद करेंगे ना तो हम आपको बताए होंगे इस वाले इधर एक बॉक्स में नोट करके 3 पॉइंट, उसी में ये बात लिखा हुआ, सेकंड नंबर पे ये बात है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमको ये एज्यूम कर लेना है कि ये हमारा ए बी जो था पूरा एक एक्स एक्सिस था, एक कोने पे पॉइंट हमारा ए था, दूसरे कोने पे हमारा पॉइंट बी था, और ये जो हमारा पॉइंट पी है ये दोनों इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। इक्विडिस्टेंस का मतलब हो गया ये दूरी और ये दूरी दोनों हमारा बराबर होगा। और चूंकि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और 0। तो यहाँ पे हमको बेसिकली इसी वाले पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालना है बस। तो यहाँ पे तो हमको एक चीज दिख रहा है, एक 0 होगा अपने आप, बस हमको यहाँ पे निकालना क्या है, x। बेसिकली सवाल कह रहा है कि आप x का वैल्यू निकाल के बताओ। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप हमको बताइए कि यदि हमारा पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है तो AP जितना होगा उतना ही PB होगा, बिल्कुल बराबर दूरी होगा दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं तो AP इज इक्वल्स टू PB। तो अब जरा बताइए यदि हम केवल AP का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। और यदि हम PB का डिस्टेंस निकालेंगे इसका तो इसमें भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप काम किसके लिए करने जा रहे हैं, AP के लिए। AP के लिए आप काम करने जा रहे हैं तो आप AP को ध्यान में रखते हुए वैल्यू बताते चलिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट तो x2 का वैल्यू कितना, अब हाँ एक बात और यहाँ पे आप कर लीजिए काम, चलो पहले कर ही देते हैं बाद में करेंगे। x2 का मतलब x माइनस x1 का मतलब 2 स्क्वायर, बात समझ आ रही है। उसके बाद फिर y2 का मतलब 0 माइनस y1 का मतलब सॉरी माइनस 5 है, माइनस 5। तो ये वाला वैल्यू हमने केवल इन दोनों के लिए लिखा क्योंकि हम AP का काम कर रहे थे। अब हम काम करने जा रहे हैं PB का, तो इन दोनों को देखेंगे अब। तो इन दोनों को देखते हुए x2 का मतलब -2 और x1 का मतलब x, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मतलब 9, y1 का मतलब 0। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखो तो क्या दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट से रूट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा रूट वाला काम खत्म। तो अब तो ये हमारा बड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका आप काम कर लो। इसका आप काम करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ सकता है क्या, प्लस 5 और स्क्वायर 25, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये भी हमारा रूट हट चुका है तो यहाँ पे हमारे पास है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 9 जा 81। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 तो था ही हमारा यहाँ पे पहले से रहेगा वो। यहाँ पे केवल हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है बस। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे -2 है और b के जगह पे -x है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की मतलब कि x का स्क्वायर। ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला में ही रहता है ना, तो x स्क्वायर -2a का मतलब -2 और b का मतलब x प्लस 81। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दोनों जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 जा 4x प्लस 81। अब यहाँ पे आप रुक जाइए, आपको यहाँ पे ना बहुत कुछ दिखना शुरू हो गया होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों तो एक जैसा साइन है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक हमारा कट जाएगा। उसके बाद हमारा 4 से 4 भी कैंसिल, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो आपके पास बच गया -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। बहुत सारे बच्चे अब क्या बोलेंगे कि सर 4x और -4x को काट दीजिए, ये कैसे कटेगा, अपोजिट साइन है ना। इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, वो भी माइनस बन जाएगा, तो नहीं कटेगा ये। तो अब यहाँ पे आप क्या करो,
एक्स को इधर लेके आ जाओ, जो नॉर्मल नंबर उसको उधर लेके चल जाओ, तो -4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25 कितना होगा? -8x बराबर कितना? मेरे हिसाब से कितना? 56। 11 में 5 गया 6, 7 में 2 जगह 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, क्या नीचे माइनस रहता है? नहीं, उस ऊपर भेज देंगे। इसको अब आप काटोगे तो x इज इक्वल्स टू 7 यानी कि -7। तो x का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आ गया? -7 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -7 और 0 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाना होता है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे नीचे में हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट P -7, 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो x का वैल्यू -7 आया, इसका मतलब है कि जो P वाला हमारा पॉइंट होगा वो -7 और 0 होगा। तो अब इक्विडिस्टेंस का मतलब समझ आ गया। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है दोनों बिल्कुल बराबर दूरी पे होना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लेते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये इज 10। अच्छा, ये बड़ा आसान है। 8 नंबर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें क्या कहा गया? इसमें हमको निकालना है किसका वैल्यू? y का वैल्यू निकालना है, और इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है ना, तो चलिए आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास ये एक सीधा सा लाइन है, इसका आप नाम a दे दो। बताओ पहला पॉइंट क्या है? 2 और -3। दूसरा क्या है? 10 और y। मतलब कि हमारे पास एक सीधा सा लाइन था, हम p और कहाँ पे? अच्छा, पॉइंट P और Q नाम देना है, तो आप AB की जगह पे P और Q दे दो, क्या फर्क पड़ता है? P और Q। तो आप मान लीजिए क्या कि हमारा एक लाइन था ये और ये, तो पहला पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इसमें हमको ये y दिख रहा है ना, ये इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन वैल्यू तो पहले से दिया गया है। वैल्यू नहीं दिया गया है, बल्कि दोनों का डिस्टेंस दिया गया। कितना? 10 यूनिट्स। मतलब ये हो गया कि अच्छा, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बताइए आप कि इनको देखते हुए आप x1 का वैल्यू क्या बताएंगे, x2 का, y1 का और y2 का बताइए। x1 का तो आप यही बताएंगे 2, x2 का 10, y1 का -3, y बताएंगे आप। ठीक है, अब यदि आप इसका निकालने जाएंगे क्या, डिस्टेंस PQ का, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आप लगाने जाएंगे। लेकिन ये PQ तो हमको पहले से दिया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे ना डायरेक्टली PQ का वैल्यू नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा दिया है कि डिस्टेंस पहले से आपको दे रहे हैं हम कितना, 10 यूनिट। इसका मतलब कि आपने पॉइंट ये माना पहला और दूसरा हमारा पॉइंट ये माना, तो PQ हो गया हमारा, और यही दूरी हमारा होगा ना, तो इसी का वैल्यू पहले से दिया गया है हमारा। तो यहाँ पे आप पहले ही लिख लीजिएगा कि PQ इक्वल्स टू 10 यूनिट आपको दिया है, यानी कि इसमें आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, वो पहले ही दे दिया गया है, बस आपको इसमें y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग PQ के जगह पे क्या लिख दें, 10 लिख दें, बिल्कुल सही होगा। अब x2 का मतलब 10 माइनस x1 का मतलब x1 का मतलब 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y माइनस y1 का मतलब -3। सॉरी, एक मिनट, इसका स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, यानी कि इसमें आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, बल्कि डिस्टेंस पहले से दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए ध्यान से। 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस यहाँ पे आप कर लो y माइनस माइनस प्लस, यानी कि y +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए इसको, ये हमारा रूट है, रूट इधर आता है तो किस में बदलता है, स्क्वायर में बदलता है। तो ये हमारा केवल 64 प्लस y+3 बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना, मतलब कि रूट हमारा इधर आएगा तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा 100 बन जाएगा। ये 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर, 100 बराबर 64 प्लस
क्या यहाँ पे अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। तो 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y। आप एक काम कीजिए, इस 100 को उधर लेके चले जाइए, इक्वल टू के उधर लेके चले जाइए, क्या बचेगा आपके पास? 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100 बराबर 0 बचेगा। 100 को हम उधर लेके चले गए तो 0 बच गया हमारा। अब इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। पहले वाई स्क्वायर को पहले लिख दो आप, प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 बराबर 0। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब यहीं पे आप पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 73। 100 में से 73 को माइनस कीजिए, 100 में से 73 को माइनस कर दीजिए, 27 यानी कि माइनस 27 बराबर 0। क्या अब यहाँ पे आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म नजर आ रहा है? बताइए। बिल्कुल यहाँ पे अब आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म नजर आ रहा होगा। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, आप जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहले वाले टर्म को और आखिरी वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस 27 वाई स्क्वायर। देख लीजिए, वाई स्क्वायर को माइनस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब इनको ऐसे नंबर में ब्रेक करना पड़ता है, दो नंबर में, जो कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए हमारा? 6y आ जाए। तो हमारे हिसाब से इसमें 9 और 3, तो इसमें हमारा 9y और 3y। लेकिन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस थोड़ी आएगा, तो कोई भी एक माइनस में होना चाहिए ना। कौन सा होगा? 3 हमारा माइनस में हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहीं पे हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग करते थे, याद कीजिए। ये एक बार इसको आप यहाँ पे ले लो। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस दिया तो अंदर का साइन चेंज होगा ना। तो ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस रखा तो अंदर का साइन हमने चेंज कर दिया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाइए आप। उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाइए। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारा y है, तो y को बाहर निकालिए, बचेगा y प्लस 9 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 बाहर निकलेगा तो बचेगा हमारे पास, 3 को हम लोग यहाँ पे कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। मिला लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आता है, याद कीजिए। y माइनस 3 हमारा पहला वाला वैल्यू आएगा और दूसरा वाला वैल्यू हमारा y प्लस 9 बराबर 0 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, याद आ गया कुछ? दो वैल्यू लेते थे, व्हेन y माइनस 3 बराबर 0 और व्हेन y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू माइनस 9 आएगा। इट मीन्स हैंस y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9। तो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 गो आएगा, 3 और माइनस 9। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसमें वैल्यू निकालना था y का, तो हमने वैल्यू निकाल दिया y का, 3 और माइनस 9 आया। लेकिन इसमें एक नया बात क्या सीखने को मिला? नया बात इसमें सीखने को ये मिला कि इस वाले सवाल में भी हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बढ़े हम लोग। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर देखा जाए क्या है। थोड़ा सा पानी।
देखिए सवाल नंबर 9, पहले सवाल को पढ़िए बहुत ध्यान से। सवाल नंबर 9 में कहा गया है इफ Q 0 और 1 दिया गया है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। मतलब कि एक हमारा पॉइंट है Q जो कि इक्वी डिस्टेंट है किससे, P और R से। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन यहाँ पे बनाइए, एक यहाँ पे लाइन बना लीजिए, इसका नाम P दीजिए और इसका नाम R दे दीजिए। P का कितना दिया गया वैल्यू, 5 और -3। R का कितना है, X और 6। एक पॉइंट है Q, उसका कितना है 0 और 1। मतलब कि इसमें कहा गया कि देखो आपके पास से सीधा सा लाइन है P और R, इन दोनों लाइन के बीच में बिल्कुल एक बीचों बीच हमारा पॉइंट है Q जो कि क्या इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि ये उतना ही दूरी पे है जितना कि P से है और उतना ही जितना हमारा R से है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच है। तो हमको इसमें निकालना किसका वैल्यू है, X का वैल्यू निकालना है। X का वैल्यू निकालने के बाद हमसे कुछ और भी पूछा गया, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग इसमें से X का वैल्यू निकालते हैं। और हमने आपको कहा था कि यदि इक्वी डिस्टेंट का सवाल आए तो जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा। चलिए बताइए, अब PQ के लिए और PR के लिए फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला में थोड़ी चेंज होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। और इसका भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आप केवल वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले हम लोग काम करने जा रहे हैं P और Q के लिए, तो इसके हिसाब से हमारा x2 क्या होना चाहिए, 0 माइनस x1 5 स्क्वायर, प्लस y2 क्या होना चाहिए 1 माइनस y1 -3, ये इसका वैल्यू होना चाहिए। और ये सब का सब हमारा रोड के अंदर रहेगा बराबर। अब आप काम कर रहे हैं किसके लिए, QR के लिए, तो QR के हिसाब से हमारा x2 x होना चाहिए, माइनस x1 हमारा 0 होना चाहिए, y2 हमारा 6 होना चाहिए और y1 हमारा 1 होना चाहिए स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ रूट कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास आ गया -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप कर लीजिए 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, x माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब है केवल x स्क्वायर, प्लस ये हमारा 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। एक काम कीजिए आप, क्या इस 25 को आप इधर लेके आ जाइए, तो 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, केवल 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जब हमारा स्क्वायर इधर आता है तो दो वैल्यू लेके आता है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारा ये हो जाएगा x। तो बताइए कितना निकलेगा हमारा बाहर, प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू x। इसका मतलब है कि हमारे पास x का दो वैल्यू आया है, एक +4 और एक -4। तो हमसे x का वैल्यू पहले पूछा गया था, तो हमने x का वैल्यू निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कहा गया है, फुल स्टॉप के बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR एंड PR। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे QR का, बाद में हम लोग फिर PR का कर लेंगे। QR का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो आप एक बार बताइए पहले हमको, x का वैल्यू आपने निकाला क्या, +-4। तो अब यहाँ पे जब आप QR का डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, अब आपको दो बार निकालना पड़ेगा QR का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एक बार हमको लेना पड़ेगा x का वैल्यू प्लस में 4 और एक बार माइनस में 4। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे काम कर लेते हैं किसके लिए, 4QR, यानी कि QR के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो QR के लिए हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले बताइए इसमें हमारा x1 का वैल्यू क्या होगा, x2 का, y1 का और y2 का। x1 का, चलिए QR का निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये मान लीजिए, तो x1 का 0, x2 का हम सवाल है कि सर x2 का वैल्यू कौन सा लेंगे। आपको दो वैल्यू लेना है, एक +4 और एक
-4, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं -4 वाला, तो -4, और y1 हमारा कितना होगा 1 और y2 6। तो हम लोग QR का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं इस तरीके से। चलिए निकालते हैं जरा QR का डिस्टेंस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए तो जरा। x2 कितना हमारा लिया था हमने, इस बार हमने -4 लिया है, एक बार और सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग +4 लेंगे, ठीक है ना। तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 25, रूट अंडर कितना आ जाएगा 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 1 4, रूट अंडर 41 यूनिट्स। ये हमारा रूट अंडर 41 यूनिट्स कब आया, जब हमने x का वैल्यू क्या लिया है -4 लिया है। अब हम लोग अब एक बार +4 लेके निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब x1 तो हमारा 0 ही रहेगा, लेकिन x2 हमारा क्या हो जाएगा अब 4 हो जाएगा केवल, ठीक है ना, क्योंकि हमारा x का 2 वैल्यू हो चुका था, माइनस वाला हमने यहाँ पे लिया, प्लस वाला यहाँ पे ले रहे हैं। y1 का वैल्यू भी हमारा वही रहेगा और y2 का वैल्यू भी हमारा वही रहेगा। चलिए इसको भी पुट किया जाए QR के जगह पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मतलब 4 माइनस y1 का मतलब सॉरी x1 का मतलब 0 प्लस y2 का मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 25, रूट अंडर 41 यूनिट्स। अच्छा इसमें तो बड़ा अच्छा हो गया, हमने x का वैल्यू एक बार +4 लिया और एक -4 लिया, तो दोनों में हमारा बिल्कुल वैल्यू सेम आया, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस किसका निकल गया QR का। अब किसका निकालना था आगे, PR का निकालना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं 4 PR के लिए अब हम लोग काम करेंगे। अच्छा हाँ एक बात और, जब आप PR के लिए काम करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो इस केस में भी आपको x का वैल्यू 2 बार लेना है, एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं, x1 बताइए, x2 बताइए, y1 और y2 क्या होगा। x1 तो हमारा 5 हो जाएगा, x2 इस बार ले लेते हैं हम लोग कितना -4, अगले वाले में +4 ले लेंगे, ठीक है, और y1 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो PR का वैल्यू यहीं पे निकाल दें। चलो यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमको आगे भी करना है उधर। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बस वैल्यू पुट कीजिए, x2 का मतलब कितना -4, x1 का 5 का स्क्वायर प्लस इसका कितना आएगा y2 है हमारा तो 6 माइनस -3, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, चलो एक बार हो सकता है यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस इसको आप कर लेंगे तो प्लस होगा 6 और 3 9 9 9 से 81, यहाँ भी 81 आ गया हमारा। तो ये हमारा कितना आ गया 1 1 2 8 8 16 162 यूनिट्स। इसको और सॉल्व हम लोग एक बार कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया जाए। 162 को सॉल्व करके सॉल्व करते कितना आता है, 2 से करेंगे तो 8 1, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी बन गया, ये नहीं बना तो 3 3 जा 9 रूट 2, 9 रूट 2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसके लिए, यहाँ पे बगल में लिख लीजिए 9 रूट 2 यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो ये हमने काम तब के लिए किया जब हमने x का वैल्यू कितना लिया -4 लिया। अब हमको लेना है x का वैल्यू +4 यहाँ पे, ठीक है। चलिए +4 जब लेंगे तो उसका लिए हमारा क्या होगा, x1 का, x2 का, y1 का और y2 का। बताइए x1 तो हमारा सेम रहेगा 5, लेकिन x2 इस बार क्या हो जाएगा -4 के बदले +4 हो जाएगा, और y1 भी हमारा सेम रहेगा -3 और y2 भी हमारा सेम रहेगा।
अब यहाँ पे कर लीजिए पी आर का डिस्टेंस पता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का कितना वैल्यू है 4 माइनस 5 प्लस y2 का 6 माइनस माइनस 3। थोड़ा सावधानी से सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कितना आएगा -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 यानी कि रूट अंडर 82 यूनिट्स। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है समझिए। हमने सबसे पहले निकाला x का वैल्यू जो कि हमारा 2 गो आया है प्लस माइनस। उसके बाद हमने निकाला किसका QR का, तो QR का हमारे पास पहली बार वैल्यू आया √41 और दूसरी बार भी हमारा √41 ही आया। और PR का लेकिन हमारे पास दोनों अलग अलग आ गया, एक ये आ गया और एक हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर हैंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ये हमारा x का वैल्यू हुआ। उसके बाद QR का वैल्यू आपने कितना निकाला रूट अंडर, देखो √41 हमारा कितने बार आया है 2 बार आया है, तो 2 बार के बदले आप 1 बार लिख सकते हो क्योंकि हमारा दोनों सेम ही है ना। उसके बाद लास्ट में आपने PR का निकाला, PR का 2 वैल्यू आया है, कौन कौन सा, पहला हमारा आया है 9√2 एंड दूसरा आया हमारा √82। हालांकि इसको आप सॉल्व और भी कर सकते हैं लेकिन इतना काफी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हमारा 9 नंबर सवाल भी बन गया। 9 नंबर के बाद हमारा क्लास बच रहा है 10 नंबर, चलिए उसको भी खत्म ही कर लेते हैं आज, फिर कल से हम लोग अपना शुरू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसको मिटा दें। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, पहले 10 के सवालों को पढ़िए पहले ध्यान से। क्या कहा गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3 और 4। यानी कि फिर से आप वही समझिए, हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन क्या नाम दिया था, इसमें कुछ नाम दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो आप इसको a मान लो और इसको आप b मान लो। पहला पॉइंट क्या दिया गया बताए तो 3 और 6 और दूसरा -3 और 4। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये 6 है, याद रखिएगा। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा कौन सा, नाम तो नहीं दिया गया लेकिन चलिए हम लोग नाम दे देते हैं P, और इसका x और y दिया गया है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो हमारा क्या इक्विडिस्टेंट है, यानी कि जितना दूरी हमारा AP होगा उतना ही PB होगा। तो अब हमको क्या करना है, इसमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, और रिलेशन कुछ नहीं करना होता है, बस सॉल्व करते जाओ, x और y आपके सामने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन इसमें एक हिंट क्या दिया, इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब जितना ये उतना ही है। तो इक्विडिस्टेंट का सवाल कैसे बनता है मालूम है आप लोगों को, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कि जितना AP होगा उतना ही PB होगा, लेकिन फॉर्मूला तो दोनों का सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हमारा PB का वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें समझने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे AP के लिए, तो AP को देखते हुए x2 का वैल्यू क्या होगा, x होगा माइनस x1 का 3, इसका स्क्वायर करिए आप, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 का क्या होगा, y माइनस y1 का 6, इसका स्क्वायर करिए बराबर, आगे बढ़िए। फिर अब इन दोनों के लिए काम करेंगे, PB के लिए, तो इसके लिए हमारा x2 कितना होगा, -3 माइनस x1 का मतलब x हो गया, प्लस y2 का मतलब 4 माइनस y1 का मतलब y, इसका स्क्वायर करिए, बस हमने वैल्यू पुट किया है।
अब दोनों तरफ से हमारा रूट क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हर जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, हर जगह पे, तो हर जगह पे आप लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस इसका लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आगे अब देखो यहाँ पे भी हमारा a माइनस बी लगेगा, क्योंकि a के जगह पे क्या हमारा माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पे बीच में तो माइनस का साइन है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको बस आप सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 3 जा 36 माइनस होता है 12y 12y। आगे बढ़िए, 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 2 जा 6x 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वेरी गुड, प्लस 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y। अब आप यहाँ पे रुक जाइए, बहुत कुछ यहाँ पे कट रहा होगा, काटेंगे सबसे पहले, जो कट रहा है सो काटेंगे पहले। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, सेम साइन है तो, और वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले देख लीजिए आप, मेरे हिसाब से हाँ अभी भी दिख रहा है हमको, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब मेरे हिसाब से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा, चलिए जो नहीं हो रहा है उसको आप लिख दीजिए जैसा कहते ऐसा। क्या बच गया आपके पास, माइनस 6x बचा प्लस 36 बचा माइनस 12y बचा। इधर क्या बच गया आपके पास, 6x प्लस 16 प्लस 8y। देखिए आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, x और y के बीच में निकालना है, तो x और y को इधर लेके आ जाइए इक्वल टू के, और जो नंबर है हमारा सिंपली उसको आप उधर ही रहने दीजिए। तो माइनस 6 तक इधर ही रहने दीजिए, माइनस 12y वो भी इधर ही रहने दीजिए, ये हमारा माइनस 6 तक इधर आएगा हो जाएगा, और ये हमारा माइनस 8y हो जाएगा। इधर बच गया हमारा 16, इधर से उधर क्या क्या जाएगा, इधर से हमारा केवल 36 जाएगा, तो माइनस 36 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ आई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे माइनस 6x और माइनस 6x, तो माइनस 12x, और ये दोनों भी माइनस में ही है, तो माइनस कितना, माइनस 20y, ठीक है, माइनस 20y। और यहाँ पे आ जाइए, अब थोड़ा इसको और देख लिया जाए, 36 में आप 16 को माइनस करो 0 20, यानी कि माइनस 20। अरे कितना सिंपल तो था, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4, इन दोनों में कॉमन 4 है, लेकिन माइनस 4 को आप बाहर निकालिए, तो बचेगा केवल क्या, 3x बचेगा प्लस 5y बचेगा माइनस 20। आपने माइनस 4 क्यों लिया था, कि हमारा ये बिल्कुल बीच में प्लस का साइन आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में प्लस, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आ जाएगा, देख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 और 20 वाई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप काम कर लो, क्या ये हमारा माइनस 4x, सॉरी माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 20 बाई माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारा 5 कितना आ गया, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5। यही हमारा हो गया रिलेशन, बस यही है आंसर हमारा। कोई दिक्कत, आपके बुक में क्या आंसर दिया गया है, इसको 5 को इधर लेके आ गया है, माइनस 5 बराबर 0 कर दिया है, सेम ही चीज़ तो है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, बस यही, यहाँ पे भी आप करके छोड़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब कोई डाउट इसमें,
चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। सबसे पहले इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज था 7.1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने मात्र आपको एक होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर, तो इसको आप मेरे हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले एक्सरसाइज के लिए, और अगले वाले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मेन हमारा सेक्शन फार्मूला है, एक छोटा सा हमारा उसमें बचता है मिड पॉइंट फार्मूला, 2 मिनट का काम होता है, उसको भी हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.2 को बनाएंगे, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।